नमस्कृताय बंधुओं, जैसा कि मैंने पिछली कक्षा के अंतर्गत देखा था, भाषा की संवैधानिक स्थिति। भाषा की संवैधानिक स्थिति के अंतर्गत हमने देखा था कि कितनी भाषाएं हैं, किस अनुच्छेद में भाषाओं का उल्लेख है, कौन सा भाग है, कौन सी अनुसूची है। इन सब की चर्चा करने के बाद हमने 22 भाषाओं को बताया था। आखिरकार 22 भाषाएं कौन कौन सी थी, उसको बताने के बाद कल की तबीयत की वजह से थोड़ा हमने क्लास को कम किया था। तो आज की क्लास में हम जो भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनके विषय में चर्चा करूंगा। और आज की कक्षा के अंतर्गत ये भी होगा, अभी तक हमने जितना पठन पाठन में लाया है, जितना पढ़ाया है, उससे बनने वाले प्रश्नों को मैं आप लोगों के समक्ष रखूंगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन की तरह उसको लिखूंगा, समझाऊंगा। उसके बाद आदिकाल से संबंधित कुछ प्रमुख रचनाओं की बात करूंगा। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है। क्लास को स्टार्ट करने से पहले, क्लास की शुरुआत करने से पहले, व्याख्यान को आरंभ करने से पहले हम रोज की तरह मांगलिक यानी कि मंगलाचरण करेंगे। आज का मंगलाचरण होगा जो किराता जूनियम महाकाव्य है, भारवी की रचना है, उसमें उसका मंगलाचरण मैं करूंगा। तो बंधुओं, मंगलाचरण के लिए आप लोग हाथ जोड़ेंगे और मंगलाचरण करेंगे। श्रिया कुरूणाम अधिपस्य पालनीम, श्रिया कुरूणाम अधिपस्य पालनीम, प्रजा सुवृत्तिम यमयुक्त वेदितुम, सावर्णलिंगी विदिता समाययो, सावर्णलिंगी विदिता समाययो, योधेष्ठिरं द्वैत वने वनेचरा, योधेष्ठिरं द्वैत वने वनेचरा। तो आज के क्लास को, आज के व्याख्यान को आरंभ करता हूं। भाषा से जुड़े महत्वपूर्ण अनुच्छेद। भाषा से जुड़े, तो भाषा से जुड़े महत्वपूर्ण अनुच्छेद। वैसे तो भाषा से जुड़े बहुत से अनुच्छेद हैं, मगर मैं सिर्फ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर चर्चा करूंगा। जैसे कि अनुच्छेद 343A। भाषा से जुड़े महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 343A। अनुच्छेद 343A। अनुच्छेद 343A क्या कहता है मित्रों? कि संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा हिंदी, हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। लिपि देवनागरी होगी, देवनागरी होगी। अनुच्छेद 343 से क्या कहता है? कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। अब अनुच्छेद 343B क्या कहता है, मतलब 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343B क्या कहता है? यही कहता है कि जब कि भारत मतलब संविधान के आरंभ से 15 वर्ष की स्थिति अर्थात 1965 तक अंग्रेजी को राजभाषा या सहकार्यालय भाषा का दर्जा दिया गया। यानी कि भारतीय संविधान के आरंभ, भारतीय संविधान के आरंभ से, भारतीय संविधान के आरंभ से
आरंभ कब हुआ भारतीय संविधान का आरंभ? 1949 से, जब से हिंदी को भाषा बनाया गया तब से यह चर्चा हुई कि जो भाषा अंग्रेजी है सहकारी राजभाषा के रूप में काम करेगी आरंभ से। 15 वर्ष की अवधि तक, आरंभ से 15 वर्ष की अवधि तक अंग्रेजी सहकार्यालय भाषा, अंग्रेजी सहराज भाषा के रूप में, सहराज भाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है, दर्जा दिया गया। ठीक, कब तक दिया गया था कि 1965 तक दिया गया था ना। 15 वर्ष का मतलब यही हुआ कि 1965 तक। ठीक, 1965 तक यह माना गया कि जो अंग्रेजी होगी वो क्या होगी, सहराज या सहकार्यालय भाषा होगी। तो अनुच्छेद 344 क्या कहता है? अनुच्छेद 344 क्या कहता है? अनुच्छेद 344 कहता है कि राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान, राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। प्रावधान। ठीक, अब उसके बाद अनुच्छेद 348। बहुत से अनुच्छेदों को हम नहीं बताएंगे क्योंकि जो महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, वही मैं बताऊंगा। सबको बताकर क्या है कहना। अगर सब बताना होता तो आप किताबों से भी पढ़ सकते थे ना मित्रों। 348 क्या कहता है कि उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय की भाषा का प्रावधान। मतलब उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की भाषा का प्रावधान, अब आप इतने पॉइंटों को नोट करिए। हमने अनुच्छेद 343 ये बताया। अनुच्छेद 343 से यही कहता है कि भारत जो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। और अनुच्छेद 343 भी क्या कहता है कि भारतीय संविधान के आरंभ से 15 वर्षों के लिए यह निर्णय किया गया था कि जो अंग्रेजी भाषा है वह सह राजभाषा के रूप में या कार्यालय भाषा के रूप में इसको अपनाया जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 344 आता है। अनुच्छेद 44 कहता है कि राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान बताता है कि राजभाषा के आयोग का जो आयोग है उसके गठन का प्रावधान अनुच्छेद 344 बताता है। 348 बताता है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में कैसी भाषा बोली जाएगी, कौन सी भाषा बोली जाएगी, इन सब का प्रावधान है। तो अब अनुच्छेद 351 देख लेते हैं क्या है। महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। सभी अनुच्छेदों को बताना हमें नहीं लगता अच्छी बात है, क्योंकि पढ़ो वही जो एग्जाम में आए। पढ़ो, समझो, जानो। अगर आपको जानने की इच्छा है तो हमने यह बता दिया है कि अनुच्छेद 343 से 351 तक भाग 17 अनुसूची 8वीं में भाषा का प्रावधान है। जब भाषा का प्रावधान है मित्रों, तो आप लोग चाहेंगे तो भारतीय संविधान के भाग 17 में आप अनुच्छेद 343 से 351 के अंतर्गत भाषा के विषय में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा जानने की आपकी अगर इच्छा हो तो, क्योंकि जितना भी जाना जाएगा उतना कम नहीं है, क्योंकि कोई सर्वज्ञ नहीं होता। तो आपको मैं बताऊंगा कि अनुच्छेद 351 क्या है। अनुच्छेद 351 बताने के बाद
दो अनुच्छेदों का बात मैं अनुच्छेदों की बात और करूंगा। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं उनका हल मैं कराऊंगा वन लाइनर की तरह, यानी कि 300 अनुच्छेद 351। ये क्या कहता है मित्रों कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का विस्तार करे। वह क्या करे? वह हिंदी भाषा का विस्तार करे। हिंदी भाषा का विस्तार करे। विस्तार का अर्थ क्या होता है मित्रों? विस्तार का अर्थ होता है यानी कि उसका खूब क्या करे, उसका जो बहुत बोलबाला होता कि हिंदी का, ये संघ का कर्तव्य होगा। कहा कि जिसमें अधिकांश शब्द हिंदी अथवा संस्कृत के हो, जिसमें अधिकांश शब्द, आप बस यही जानने रहिए, क्योंकि देखिए यही इतना पूछेगा कि संघ का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का विस्तार करे। ठीक है, यही इतना पूछा जाएगा, उतना डिटेल जानना क्यों, सिर्फ लिखना होगा, उससे क्या ही होगा। हाँ, तो इतना आप लोगों ने समझ लिया, इतना आप लोगों ने जाना कि विस्तार करे। क्या करे? वह संघ का यह कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा का विस्तार करे। ठीक, हिंदी भाषा का विस्तार करे। अनुच्छेद 120 क्या कहता है? अनुच्छेद 120 में यह बताया गया है कि संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख, संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा का प्रयोग, होने वाली भाषा का प्रयोग। ठीक, आखिरकार संसद में कौन सी भाषा का प्रयोग होगा, इसका प्रावधान अनुच्छेद 120 में है। अब अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 210 क्या कहता है कि विधानसभा में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं का उल्लेख, विधान सभा में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं का उल्लेख। अब ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे। अब हमने आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया है, महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए हैं। जितने भी हमको PYQ मिले, प्रीवियस ईयर मिले, यानी कि पुराने प्रश्न पत्र में आए हुए प्रश्न और कुछ नए प्रश्नों को हमने संग्रह किया है, जिसको अभी मैं बताने वाला हूं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट या नोट कर सकते हैं। और अभी मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करूंगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा होगी, उसके बाद मैं आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण रचनाओं की चर्चा करूंगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूं धीरे धीरे कुछ रचनाएं आपको याद होती चले। जब आपको विस्तृत से साहित्य पढ़ाऊंगा तो उसमें भी मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को दिखाऊंगा, समझाऊंगा, बताऊंगा। तो आप लोग मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों को हल करिए, समझिए। अब उससे कैसे प्रश्न बनते हैं ये भी आप लोग समझिए। मैंने महत्वपूर्ण जो तथ्य थे मैंने बताया, अब आप इससे भी प्रश्न बनाए, क्योंकि जब तक आप प्रश्न नहीं बनाएंगे आप क्या समझ पाएंगे। देखिए अभी जैसे प्रश्न आ गया कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है जिनमें शामिल नहीं है। अब ऐसे पूछ लिया प्रश्न कि भारतीय संविधान में भाग 17 के अंतर्गत
17 के अंतर्गत 22 भाषाओं का उल्लेख है। अब इसमें 4 विकल्प आपको दे दिया जाएगा। क्या क्या दिया जाएगा इसमें? मान के चलिए आपको अगर 4 विकल्प दे दिया जाए, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी दे दिया जाए। और अब पूछा जाए क्या पूछा जाए कि इनमें से कौन सी भारतीय संविधान में उल्लिखित भाषा नहीं है। मान चलिए अंग्रेजी, असमिया, ये 4 प्रश्न है, मतलब ये 4 विकल्प हैं। 1 2 3 4। अब ये 4 विकल्प हैं। अगर पूछा जाए आपसे कि भारतीय संविधान भाग 17 के अंतर्गत 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिनमें निम्न में से भाषा कौन सी नहीं है। अब इसमें देखिए, हिंदी दिया, संस्कृत दिया, अंग्रेजी दिया, असमिया दिया। अब भारतीय भाषाओं में 22 भाषाओं के अंतर्गत इन 3 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। हिंदी का मिलता है, संस्कृत का मिलता है, असमिया का मिलता है, किंतु इस अंग्रेजी का नहीं मिलता। अब एक प्रश्न से आप 100 प्रश्न बना सकेंगे। एक ही प्रश्न से आप 100 प्रश्न बना सकेंगे। कैसे? अब मान के चलिए अगली बार आपको प्रश्न में दे दे, कह दे कि असमिया, संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी। अब इसमें पूछ ले, मान के चलिए अंग्रेजी दे दिया, खड़ी बोली दे दिया, और जैसे कुछ अंतरराष्ट्रीय बोलियों में दे दिया जाए, मिजोरम दे दिया जाए, आदि सब पश्चिमी हिंदी दे दिया जाए। आपको बताया जाए कि इसमें से कौन सी भारतीय संविधान में उल्लिखित है, कौन सी भाषा। 3 भाषाएं आपको अलग दे दिया जाए। मान लीजिए कुछ बोलियां उठा ले, कुछ उपभाषाएं उठा ले, और उसके बाद आपको प्रश्न में दे दिया जाए कि निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान में उल्लिखित भाषा है। तो इस प्रकार आप चाहेंगे तो 22 से 20 से 25 प्रश्न बना पाएंगे। तो ये रहा पहला प्रश्न। अब आप प्रश्न बनाना सीखिए, क्योंकि देखिए प्रश्न जब आप बनाएंगे तभी समझ पाएंगे। अब कहो कि जितने प्रश्न बनते हैं, अब कोई उतना प्रश्न बताने लगे तो क्या होगा। इसीलिए तो मैंने आपको पहले तथ्य दे दिया है, हमने आपको 22 भाषाओं को गिना दिया है, हमने भाषा से संबंधित अनुच्छेद बताया है। अगर अब पूछा जाए कि भारतीय संविधान में किस भाग के अंतर्गत भाषाओं का उल्लेख मिलता है, तो आप क्या कहेंगे। भाग 17 में आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत भारतीय भाषाओं का उल्लेख मिलता है, आप 8वीं अनुसूची बता देंगे। अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस किस के तहत, भारतीय संविधान में अनुच्छेद किस किस के तहत कि भाषा का उल्लेख है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 343 से 351 तक। अब क्या ये सब प्रश्न यहाँ लिखाना, यहाँ समझाना, यहाँ बताना क्या लाजमी होगा, क्या बताना संभव होगा। मित्रों, जितने प्रश्न आप चाहें उतने प्रश्न बना लेंगे। एक ही प्रश्न से 4 प्रश्न बना सकेंगे। बस विकल्प का क्या होगा, इधर का उधर कर दिया जाएगा। जब आप लोग तथ्य की जानकारी, तथ्य आपका क्लियर रहेगा, तब तो आप प्रश्न बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसके लिए मैं दूसरा प्रश्न अब लाता हूं। देखिए, इससे आप चाहेंगे तो बहुत अभ्यास करेंगे। आपको 22 भाषाएं याद होनी चाहिए, असमिया, बोडो, डोगरी और क्या क्या है, बोडो मास, मतलब बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, सिंधी, ये सब भाषाएं आपको याद होनी चाहिए मित्रों। अब मान के चलिए डोगरी, मैथिली, खड़ी बोली, सिंधी, ये 4 भाषाएं हैं क्या, डोगरी, मैथिली, खड़ी बोली, सिंधी। अब इसमें कह दिया जाए कि भारतीय संविधान में उल्लिखित भाषाएं कौन सी। बंद होगी अभी, देखिए चल रहा
पता नहीं कब से रुका भाई, ये मगर रुका है। यहाँ पे हो रहा है तो कर लगा है। बोला चल रही है, बता दिए ना तुमको। चलिए जैसे कि माइक डिस्चार्ज हो गया था, तो हमने बताया, जैसे एक प्रश्न तो हमने बताया कि भारतीय संविधान के भाग 17 के अंतर्गत भाषाओं में, मतलब 22 भाषाओं का उल्लेख है, तो निम्न में से कौन सी भाषा है जो भारतीय संविधान में उल्लिखित नहीं है? तो ए रही अंग्रेजी। ठीक, अब आ गया प्रश्न, नहीं बता रहा हूं मैं, आपको तथ्य को क्लियर कर रहा हूं। अब प्रश्न बताना हो तो मैं एक पीडीएफ बढ़िया से बना के, पीपीटी बना के आप लोगों के समक्ष इतना क्वेश्चन ले आऊं। क्वेश्चन करने से कोई फायदा नहीं है मित्रों, फायदा यह है कि अभ्यास होता है, मगर अभ्यास आपको कब करने में अच्छा होगा? जैसे कि आप अभी कोई काम वाम करते हैं, कोई श्रम करते हैं, जब आपके बाजुओं में ताकत होगी, जब आपके बाजुओं में ताकत होगी तभी आप क्या होगा, बड़े से बड़े कार्यों को कर पाएंगे। अब आपके बाजुओं में ताकत है नहीं, तो आप कोई काम करने जाएं तो क्या वो काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब आपका कॉन्सेप्ट, जब आपका तथ्य एकदम क्लियर रहेगा, तो एग्जामिनर चाहे जहां से क्वेश्चन बनाए, आप उस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। देखिए अब हमने यहां लिखा डोगरी, मैथिली, खड़ी बोली, सिंधी, निम्न में से भारतीय संविधान के अंतर्गत किस भाषा का उल्लेख नहीं है? तो आप क्या करेंगे? खड़ी बोली। खड़ी बोली क्या है? ये बोली के अंतर्गत आती है। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको तथ्य क्लियर करना है मित्रों। ठीक है, बहरहाल मैं अभी 20-30 प्रश्नों को बता दे रहा हूं, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि हाँ प्रश्न कैसे पूछता है, कहां से पूछता है। ठीक है, वैसे भी जैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, महत्वपूर्ण यूनिटें जैसे खत्म होंगी, उसके बाद मैं ढेर सारे प्रश्नों का संग्रह करके लाऊंगा, आप लोगों के समक्ष रखूंगा, क्योंकि अब तो दरोगा बनाने का हमने ठान लिया है कि आपको हम दरोगा बनाएंगे। ठीक, अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में क्या निर्देश दिया गया है? अब हमने अभी बताया था कि जिन मंडल में, मतलब विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं को बताया गया है किसमें? अनुच्छेद 210 में। अब क्या यहां लिखना उसको उपयोगी होगा? बताइए। मैं कहता हूं अगर आपका तथ्य क्लियर है मित्रों, अगर आपका तथ्य क्लियर है तो समझ लीजिए कि आप सभी क्वेश्चनों को कर पाएंगे। जैसे कहीं कहीं ऐसा होता है, अब देखिए कि कह दिया कि कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल नहीं है। कौन सी भाषा, कौन सी भाषा भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, शामिल नहीं है। बताओ मित्रों, कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? अब आपको दे दिया जाए नेपाली, कोकड़ी, मिजो, संथाली। ठीक, अब आपको क्या क्या दिया गया? नेपाली, कोकड़ी, मिजो, संथाली। अब भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस भाषा का उल्लेख नहीं है? तो आप बता पाएंगे कि मिजो का। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है दोस्तों। तब जैसे अगर पूछ ले, जैसे हमने भाषा विज्ञान में बताया था कि इनमें से कौन सी बोली, इनमें से कौन सी बोली, कौन सी बोली का उल्लेख पश्चिमी और
पूर्वी उपभाषा के अंतर्गत नहीं मिलता है। हाँ, कि कहता कि इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी। अगर ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि इनमें से कौन सी बोली का उल्लेख पूर्वी हिंदी में नहीं मिलता, पूर्वी हिंदी में नहीं मिलता, हिंदी में नहीं मिलता, तो पूर्वी हिंदी में कितनी भाषाएं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी हैं। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी भाषाएं हैं, आप लोग को बताना है कि पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी भाषाएं हैं। ठीक है, जब आपको ज्ञात होगा कि पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी भाषाएं हैं तो आप बता पाएंगे। ठीक, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत क्या पहले कहा कि इनमें से कौन सी बोली का उल्लेख पूर्वी हिंदी में नहीं है। अब पूर्वी हिंदी में मैंने बताया था कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 22 भाषाओं का उल्लेख है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 22 भाषा, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 है। क्या क्या है, अवधी है, अवधी है, बघेली है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है, छत्तीसगढ़ी है, और इसमें एक विकल्प दे दिया जाए, खड़ी बोली, खड़ी बोली। मेरे मित्रों, ऐसे ही आपको क्वेश्चनों को लगाना है, समझना है। आप मेरे द्वारा बताए गए तथ्य को आप एकदम क्लियर किए रहेंगे तो आपको क्या होगा मालूम है, आपका कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहेगा। जैसे मैं सोच रहा हूं कि क्यों ही इतने समय को बर्बाद किया जाए इस प्रश्नों के लिए, क्योंकि मैं आपको प्रश्न से अवगत कराऊंगा आगे भी। अब यहां से बहुत से प्रश्न बनेंगे। अब जैसे पूछ लिया जाए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, मान लीजिए प्रश्न पूछ लिया जाए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस, हिंदी दिवस, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है सभी को बताया था हमने कॉन्सेप्ट के अंदर ही कि 14 सितंबर को, 14 सितंबर को। अब जब आप कॉन्सेप्ट को क्लियर किए रहेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए, जिन जिन यूनिट को मैं कंप्लीट कर रहा हूं उसका नोट्स और जो हमने अध्याय स्वाध्याय करके और विशेष विशेष प्रश्नों का संग्रह किया है हर यूनिटों से, अगर उसको भी आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे, इस नंबर पे 63 88 83 38 94 या कॉल के माध्यम से नहीं, सिर्फ व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। आपको मैं हस्तलिखित नोट्स दूंगा और जो उसमें प्रश्नों को किया है उसको, अगर आपको लगेगा कि, अब देखिए 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, अगर ऐसे भी पूछ लिया प्रश्न कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है तो आप क्या बताएंगे, 22 भाषाओं का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं का उल्लेख है। लिखने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। अब ये भी सुविधा नहीं है कि अभी मैं वो क्या कहते हैं डिजिटल बोर्ड, हाँ, कि उसमें पीपीटी बना के हम आप लोगों के समक्ष लेकर आए। अभी शुरुआत है, मैं तथ्य को लिखा दे रहा हूं ना, तथ्य को आप अच्छी तरह से समझे रहिए। उसके बाद कभी समय मिलेगा तो मैं आपको प्रश्नों से भी अवगत कराता चलूंगा, क्योंकि जब आपका तथ्य क्लियर रहेगा तो आपसे क्वेश्चन चाहे जहां से पूछे। ठीक है, और जैसे देवनागरी, तो मैं कुछ प्रश्नों को आपको आइडिया लगा दिया, आइडिया बता दिया कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब मैं पूरे यूनिट को तथ्यात्मक चीजें बताने के बाद पुनः मैं यूनिट वाइज नोट्स में जो लिखे हुए हैं हमने उसका वन लाइनर की तरह मैं आप लोगों को पीपीटी के माध्यम से बताऊंगा। जैसे कि यूनिट वाइज आप तथ्य पहले आप तैयार कर लीजिए, तब उसके बाद मैं जब प्रश्नों को कराने लगूंगा ताकि आपको आइडिया लगे कि हाँ क्वेश्चन कहां से पूछ रहा है। ठीक है, इतना आप लोग समझ ले, क्योंकि अब ऐसा कहो कि एक एक प्रश्नों को लिखकर मैं बताऊं तो इसमें बहुत समय लगेगा।
मैं इसको अच्छे से नोट्स में लिखकर पीपीटी बनाकर आप लोगों के बीच रखूंगा। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बताया था कि आदिकाल की रचनाओं के बारे में बता दे रहा हूं। आदिकाल में महत्वपूर्ण लेखक कौन है और उनकी रचनाएं क्या है। आदिकाल के महत्वपूर्ण लेखक एवं उनकी रचनाएं। आदिकाल के महत्वपूर्ण लेखक व उनकी रचनाएं। ठीक है, हमने लगभग 70 से 80 क्वेश्चन या कहे कि 100 क्वेश्चन इस भाषा और बोली से हमने बनाया है। उसको भी हम बताएंगे, मगर आज उसको पीपीटी के माध्यम से बताएंगे। अब हमने कहा कि आदिकाल के महत्वपूर्ण लेखक और उनकी रचनाएं, जैसा आते हैं दलपति विजय की रचना क्या है। दलपति विजय की रचना है खुमारदासो। क्या है? खुमारदासो। दलपति विजय की रचना खुमारदासो। चंद्रवरदाई की क्या है? चंद्रवरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। क्या है? पृथ्वीराज रासो। अब आते हैं नरपति नाल की रचना क्या है? विशलदेव रासो है। विशलदेव रासो। और आते हैं जगनिक की रचना है परमाल रासो। क्या है? परमाल रासो। उसके बाद आते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की जो रचना है वो क्या है? अमीर खुसरो की है खलिकवारी पहेलियां मुकरियां। खलिकवारी पहेलियां मुकरियां दो सुखने। एक इनकी रचना है, अमीर खुसरो की है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं विद्यापति की रचना है कीर्तिलता व कीर्ति पताका। अमीर खुसरो की रचना जो है कीर्तिलता और कीर्ति पताका है। किनका नाम आता है अब? अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो को क्या है? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। उसके बाद आते हैं ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना जो है ये है वर्ण रत्नाकर। अब आते हैं स्वयंभू की जो रचना है पाउमचरियु है। क्या है? पाउमचरियु। इतने तथ्यों से मैंने आपको अवगत करा दिया मित्रों।
अगर मैं पूछूं कि हिंदी की पहली फिल्म क्या है, आप कमेंट के माध्यम से हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको बता दे रहा हूं, 2-4 क्वेश्चन, आपको इनका कमेंट के माध्यम से उत्तर देना है। देखते हैं कितने मित्र हमारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। अब आप बताएंगे कि हिंदी का पहला प्रश्न है हिंदी का जन्म किस अपभ्रंश से, मैंने क्वेश्चन भी बता दिया, आंसर है। चलिए ठीक है, 5 प्रश्न मैं आपको बताता हूं। हिंदी का प्रहरी किस कवि को कहा जाता है? पहला प्रश्न, हिंदी का प्रहरी किस कवि को कहा जाता है? किस कवि को कहा जाता है? ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि ब्रज भाषा किस रूप में अधिक प्रसिद्ध है? ब्रज भाषा किस रूप में अधिक प्रसिद्ध है? इसको आपको बताना है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला हिंदी विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ था? अगर मैं बता दिया कि भैया कि पहला हिंदी विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ था, कब हुआ था, किस सन में हुआ था, अब ऐसा नहीं कि बस आप इसी को याद करेंगे। अब दूसरा कहाँ हुआ था, तीसरा कहाँ हुआ था, चौथा कहाँ हुआ था, पांचवा कहाँ हुआ था, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, ये सब कहाँ हुए थे, इनको भी आपको जानना चाहिए। ऐसा नहीं है, ठीक है। अब चौथा प्रश्न है कि मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? अगला प्रश्न, 5वां, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? ठीक, बस मित्रों यही 5 प्रश्न आपको कमेंट के माध्यम से इनका उत्तर देना है। अब यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, यानी कि व्याख्यान को खत्म करता हूं। अगली कक्षा के अंतर्गत मैं जब मिलूंगा एक नए यूनिट के साथ, नई इकाई के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। अब आप कहेंगे कि जो इस भाषा से और बोलियों से जो प्रश्न बनने वाले थे, आपने कहा था कि उनको बताएंगे। देखिए हमने तो प्रयास किया, जितना हो सका उतना बताया। अब एक प्रश्न को लिखकर एक प्रश्न को बताना थोड़ा समय का अभाव, मतलब समय ज्यादा लग सकता है। और मैं बता देना चाहता हूं, मैं आपको सब कराऊंगा पीपीटी के माध्यम से प्रश्नों को, क्योंकि इस पे लिख बताना मित्रों थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा, तो मैं पीपीटी के माध्यम से बता दूंगा, समझा दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय।